नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल संकल्प सफलता पर। मैं वंदना पांडे आप सभी को पिछले 2 दिन से ये बता रही हूँ कि टीजीटी पीजीटी का हिंदी का ऑनलाइन बैच मैंने स्टार्ट कर दिया है और इस बैच में जो भी लोग इच्छुक हैं वो एडमिशन ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा जहाँ पे आपको मैसेज करना है और वहाँ पे आपको ये बताना है कि आप किस कोर्स को करना चाहते हैं और उसके साथ ही हम वहाँ पे बात करेंगे कि आप किस कोर्स के लिए जो है अप्लाई कर रहे हैं और हम आपको उसी बैच में जोड़ देंगे जिससे कि आपको 10 अगस्त से जो क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं वो मिलनी शुरू हो जाएं। फिलहाल आज के हमारी इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं टीजीटी के सिलेबस पर। टीजीटी के सिलेबस में क्या क्या है हिंदी के और हम क्या क्या चीज़ों की जानकारी आपको देंगे, किस किस चीज़ों पर वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे। तो पहले पूरे सिलेबस को जानना ज़रूरी है, जिसके लिए कि मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि सिलेबस में कौन कौन सी चीज़ें कॉमन हैं टीजीटी के और पीजीटी के। और इसी के साथ टीजीटी के इस सिलेबस को जो कि यूपी में तो सही बल्कि इसके साथ साथ बिहार, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश कहीं की भी टीजीटी होगी तो उसमें ये सिलेबस ज़रूर ही होगा। तो आप लोग कहीं के भी हों, किसी भी राज्य के हों, आप जो है इस बैच में आप अपना एडमिशन ले सकते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की, जिसमें कि टीजीटी के जितने भी भागों में डिवाइड किया गया है कोर्स को उन सब के बारे में बात करेंगे। और इसके पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि टीजीटी हिंदी का जो पाठ्यक्रम है वो बहुत ही कम है, देखा जाए तो कम है। और बार बार जो आप अगर पुराने प्रश्न पत्र उठा के देखें तो बार बार आपसे वही टॉपिक से क्वेश्चन मिलते ज़रूर हैं। तो इन सब टॉपिक को हम क्लियर करने वाले हैं और इसके साथ जो है आप पीजीटी के सिलेबस को उठाकर देखेंगे तो भी आपको बहुत सी चीज़ें कॉमन मिलेंगी। तो आप किसी भी किसी भी परीक्षा के लिए अगर हिंदी साहित्य से तैयारी कर रहे हैं तो आपको पूरे काल विभाजन को पढ़ना ही पड़ेगा, आदिकाल से लेकर के आधुनिक काल तक, सारी गद्य विधाओं को, सारी काव्य रचनाओं को। तो ये सब चीज़ें कॉमन हैं। आप किसी भी परीक्षा में बैठने जा रहे हैं तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अभी स्पेशली जो है आप 2020 की टीजीटी पीजीटी वैकेंसी जो अभी की आने वाली है, लेकिन हम तैयारी पहले से स्टार्ट नहीं करेंगे तो फिर अचानक से 1 महीने में कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि पढ़ाई के लिए आप मान के चलिए 3 से 4 महीने आपको कोर्स कंप्लीट करने में लग ही जाने वाले हैं। तो हम आज बात करने वाले हैं इसी पर। तो पहला जो हमारा ये है हिंदी साहित्य का इतिहास, इसमें क्या क्या पूछा जाता है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास में जब हम बात करते हैं तो उसमें पूछा जाता है सबसे पहले तो आपका आदिकाल से लेकर के आधुनिक काल तक की पूछा जाता है। लेकिन आदिकाल में क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं ये आप जानते हैं। आदिकाल की प्रवृत्तियाँ, आदिकाल के राशो ग्रंथ, आदिकाल के जैन ग्रंथ, आदिकाल के बौद्ध ग्रंथ और इसके साथ साथ सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, इन सब पर हम पूरे वीडियो में चर्चा करेंगे पूरे कोर्स के अनुरूप। और इसके साथ जो इसके पार्ट में डिवाइड किया गया आदिकाल को 5 भागों में जो बांटा गया है उन सभी भागों को हम पढ़ेंगे और इनके पूरी विशेषताओं के साथ साथ, इनकी रचनाओं के साथ साथ, इनकी प्रवृत्तियों के साथ साथ हम पूरा अध्ययन इसका करेंगे आदिकाल के टॉपिक पर। इसके बाद बात करते हैं भक्तिकाल की। तो भक्तिकाल में क्या क्या है। भक्तिकाल में देखिए संत काव्य, भक्तिकाल में संत काव्य, सूफी काव्य, राम काव्य, कृष्ण भक्ति काव्य, ये 4 भाग धाराओं में ये बटा हुआ है। मुख्य रूप से तो 2 ही धाराएं हैं, आप जानते ही हैं, सगुण और निर्गुण। तो हमें दोनों ही काव्यों को पढ़ना है, सगुण और निर्गुण दोनों ही काव्यों को पढ़ना है। निर्गुण के अंतर्गत जो 2 धाराएं हैं उन्हें भी पढ़ना है और सगुण के अंतर्गत जो 2 धाराएं हैं उन्हें भी पढ़ना है। तो भक्तिकाल के अंतर्गत हमारे ये 4 जो है भाग, 4 धाराएं जो हैं उनको पढ़ेंगे। इसके साथ साथ रीतिकाल में भी आप जानते हैं 3 भागों में इसको विभाजित किया गया है रीतिकाल को। एक तो रीतिबद्ध, दूसरा रीति मुक्त और तीसरा रीति सिद्ध। तो इन तीनों धाराओं को हम इस कोर्स के अनुरूप पढ़ेंगे। इसके साथ साथ हम तैयारी करते चलेंगे अन्य जो है प्रवृत्तियों की, कवियों की, प्रमुख रचनाओं की, किस जो है अलंकार निरूपण ग्रंथों की, रस निरूपण ग्रंथों की, और इस तरह से जो भी इसके बीच बीच में जो भी क्वेश्चन पूछे आते हैं उन सब की प्रैक्टिस भी साथ साथ करते चलेंगे। तो ये है हमारी भूमिका हमारे अगले कोर्स की, जो कि आपको 10 अगस्त से मिलने वाला है स्टार्टिंग। और आप जो है अपने इस कोर्स को करने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, हमारे इस बैच से जुड़ सकते हैं और साथ ही अपनी तैयारी को और भी सुदृढ़ कर सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे आधुनिक काल की। आधुनिक काल में आप जानते हैं भारतेंदु युग से लेकर के साठोत्तरी कविता तक के युग को हम आधुनिक काल कहते हैं। यानी कहा जाए, अगर देखा जाए तो वर्तमान काल, यानी कि इस समय जो वर्तमान समय में चल रहा है उसे अब तक
जो है हम आधुनिक काल की संज्ञा देते हैं। और इस काल में आपको सारे जो है भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद उत्तर युग, प्रगतिवाद युग, प्रपद्यवाद युग, नई कविता युग, ये सारे जो है युग आपको मिल जाएंगे, जो कि आपको विशेष रूप से पढ़ने ही पढ़ने हैं। क्योंकि आधुनिक काल से अगर आपके 30% क्वेश्चन आते हैं तो इसके पीछे वाले से आपके 30% क्वेश्चन आते हैं, दोनों का सामंजस्य बराबर हो जाता है। यानी कि जितने क्वेश्चन आप आदिकाल से लेकर के रीतिकाल तक पाते हैं एग्जाम में, उतने क्वेश्चन आपको आधुनिक काल से मिल जाते हैं। तो इसके साथ ही बात करेंगे, इसके अंतर्गत भारतेंदु युग की, द्विवेदी युग की, छायावाद युग की, प्रगतिवाद युग की, प्रयोगवाद युग की और नई कविता युग की, ये सारे युग जो हैं वो आएंगे किसमें, ये सब ही आएंगे आपके आधुनिक काल में। फिर इसके बाद जो अगला दिया गया है टॉपिक, वो दिया गया है हिंदी गद्य साहित्य का विकास। हिंदी गद्य साहित्य के विकास को हम उत्तरोत्तर क्रम की ओर लेते चलेंगे और इसके पूरे एक एक टॉपिक को अध्ययन करेंगे, जिसमें कि आएंगे निबंध, नाटक, उपन्यास, कहानी, हिंदी गद्य की लघु विधाएं, जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण और रेखाचित्र, यात्रा साहित्य तथा गद्य काव्य और व्यंग्य काव्य, ये सारे आएंगे। यानी कि ये सब किस में आएंगे, गद्य साहित्य में, ये सभी आएंगे गद्य साहित्य में। इसके बाद जो अगला दिया गया टॉपिक, वो दिया गया काव्य के भेद। काव्य के भेदों के अंतर्गत क्या क्या चीज़ पूछी जाने वाली है वो आप जान लें। काव्य के भेद में है रस, रस के भेद, रस के अवयव यानी कि भेद, उनके प्रकार, और इन सभी रसों, जितने भी रस होते हैं, अभी भरत मुनि के अनुसार देखा जाए तो 8 रस हैं। अगर आप पढ़ने बैठेंगे तो आपको कभी कभी 11 भी रस मिल जाते हैं। तो 11 स्थायी भावों के साथ साथ जो है आपको 11 रस मिल जाते हैं, किसी में 10 मिल जाते हैं। प्रामाणिक क्या है उस पर हम चर्चा करेंगे और इसके साथ साथ रस के सभी भागों को टच करेंगे और उसके अनुरूप जो है आपको तैयारी करवाई जाएगी। इसके बाद छंद, छंद के वर्णिक मात्रिक दोनों ही पूछे जाते हैं, दोनों ही आपको अध्ययन करने पड़ेंगे। अलंकार में शब्दालंकार, अर्थालंकार, ये दोनों ही पूछे आते हैं, तो दोनों ही अध्ययन करने पड़ेंगे। ये सारे जो है वीडियोज आपको डेली के डेली मिलते रहेंगे। इसके साथ ही काव्य गुण पूछे जाएंगे और काव्य दोष पूछे जाएंगे, जो कि काव्य के भेदों में आते हैं, काव्य गुण और काव्य दोष। यानी कि आपको यहाँ पर काव्य के जितने भी भेद होते हैं वो सारे पूछे जाएंगे, जिसमें आते हैं कौन कौन से, रस, छंद, अलंकार, काव्य गुण, काव्य दोष, ये सभी आते हैं। तो इसके साथ ही अगला जो टॉपिक होगा वो होगा हिंदी की बोलियाँ। हिंदी की बोलियाँ भाषा साहित्य के अंतर्गत आती हैं, यानी कि भाषा विज्ञान के अंतर्गत आती हैं। और इस टॉपिक को हम भाषा विज्ञान से स्टार्ट करेंगे, यानी कि जो हिंदी की उत्पत्ति कह सकते हैं, अपभ्रंश की उत्पत्ति कह सकते हैं, प्राकृत की उत्पत्ति, पाली की उत्पत्ति, इन सब पर बात करेंगे पूरे भाषा विज्ञान में। और इसी के साथ इसमें शुरुआत करेंगे बोलियों से। बोलियां, विभाषाएं, हिंदी की शब्द संपदा, हिंदी की ध्वनियाँ, जिसमें देवनागरी लिपि भी आ जाएगी, इसका नामकरण, किसका नामकरण, हिंदी का नामकरण किस किस के आधार पर हुआ, किसके आधार पर, किसके अनुसार क्या है, तो इन सब परिभाषाओं पर हमें नज़र डालनी पड़ेगी, जिससे कि क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके साथ ही विकास, विशेषताएं, यानी कि हिंदी का जो विकास है उस पर बात करेंगे, हिंदी की विशेषताओं पर बात करेंगे। इसकी त्रुटियां क्या क्या रही हैं, देवनागरी लिपि में क्या क्या त्रुटियां रही हैं, राजभाषा में क्या क्या त्रुटियां रही हैं, इन सब पर बात करेंगे। राजभाषा के जितने भी संविधान के जितने भी अनुच्छेदों में राजभाषा वर्णित है, उससे संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं, उन सब पर आपको यहाँ पर वीडियो प्रोवाइड करवाई जाएंगी। इसके साथ ही सुधार के प्रयत्न क्या क्या हुए और किसके किसके द्वारा हुए, तो ये सभी चीज़ें आपको इस सिलेबस के अंतर्गत पढ़नी है। सेल्फ पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर आपको किसी सहयोग की आवश्यकता है तो आप हमारे बैच को ज्वाइन करें। इसके साथ ही व्याकरण, लिंग, वचन, व्याकरण में आ जाते हैं। हिंदी के व्याकरण में क्या क्या पूछा जाएगा, तो व्याकरण में पूछा जाएगा, व्याकरण भाग में पूछा जाएगा लिंग, वचन, कारक, लिंग, वचन, कारक, संधि, समास, ये सभी जो है आपके किसमें आएंगे, ये आएंगे आपके व्याकरण में। संधि, समास, वर्तनी, वाक्य, वाक्यों का शुद्धिकरण, इसके साथ साथ शब्द रूप और धातु रूप, जो कि संस्कृत साहित्य से संबंधित होते हैं। लेकिन आप जानते हैं हिंदी की पूरक जो भाषा है वो है संस्कृत।
हिंदी बिना संस्कृत के अधूरी है। संस्कृत की व्याकरण भी आपको इसमें टच करनी पड़ेगी। संस्कृत के व्याकरण से जितने भी क्वेश्चन जो कि आमतौर पे हिंदी भाषा के टीजीटी या पीजीटी एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सबको आपको टॉपिक वाइज तैयार करना पड़ेगा। और इसी में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं शब्द रूप से, धातु रूप से, तो ये सब चीज़ें आपको कहाँ मिलेंगी? व्याकरण के अंतर्गत। फिर इसमें पर्यायवाची पूछी जाएंगी जो कि हिंदी की ग्रामर में आती हैं। पर्यायवाची पूछी जाएंगी, विलोम पूछे जाएंगे, श्रुति सम भिन्नार्थक अर्थ पूछे जाएंगे, शब्द जो है पूछे जाएंगे। और वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछा जाता है, जैसे कि आपसे कहा गया कि जो बहुत बोलता हो, इसके लिए एक शब्द बनाइए। तो ये क्या है? ये वाक्यांश के लिए एक शब्द है और इससे संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में 1 से लेकर के 2 तक आते हैं। तो क्या है ये? इस क्वेश्चन का जो है आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइए। और इसके साथ ही अगला जो इसमें टॉपिक है वो है मुहावरा, लोकोक्ति। मुहावरे से भी एक प्रश्न होता है और लोकोक्ति से भी प्रश्न होता है, और कभी कभी होता है दोनों में से किसी दोनों को दे देते हैं, कभी कभी होता है एक ही में से दोनों क्वेश्चन को दे देते हैं। तो इस तरह से आपको इन चीज़ों को टच करना है। फिर बात करते हैं संस्कृत साहित्य में। जो भी आपने हिंदी ग्रामर में शब्द रूप और धातु रूप सुने, वही आपको संस्कृत में भी सुनना। संस्कृत साहित्य इतना अनिवार्य है। कौन कौन सी चीज़ें अनिवार्य हैं? संस्कृत के प्रमुख रचनाकार हैं, उनकी रचनाएं हैं, और रचनाकार कौन कौन से हैं इन पर हम बात करेंगे। रचनाकार हैं इसमें कालिदास, भवभूति, जिनको कि हमें टीजीटी सिलेबस के अंतर्गत पढ़ना है। कालिदास, भवभूति, भारवी, माघ, दंडी और श्रीहर्ष। इतने कवियों को आपके पाठ्यक्रम में रखा गया है और इन कवियों की रचनाओं को पूछा जाएगा। इनके माता पिता के नाम पूछे जा सकते हैं, इनका जन्म सती पूछी जा सकती, जन्म सती, इनका निवास स्थान पूछा जा सकता है। तो इन सब चीज़ों पर आपको नोट्स बना के पढ़ने पड़ेंगे। और इसके साथ ही इसमें जो अगला चीज़ पूछी जाती है वो है संधि। संस्कृत साहित्य की संधि भी पूछी जाती है। संस्कृत साहित्य से संधि, स्वर व्यंजन संधि। संधि में कौन कौन सी चीज़ें? स्वर संधि, साथ में व्यंजन संधि। तो हम लिख देते हैं, आप इसको ध्यान दीजिएगा। संस्कृत के ग्रामर में पूछा जाता है संधि, जिसमें कि दोनों संधियां होंगी, एक स्वर एक व्यंजन। इसके बाद पूछा जाएगा समास, शब्द रूप, धातु रूप, कारक और अनुवाद। संस्कृत साहित्य के नहीं कह सकते, संस्कृत व्याकरण से अनुवाद पूछे जाते हैं। जैसे पूछा गया राम घर जाता है। अब आपको 4 ऑप्शन नीचे मिलेंगे, जिसमें से संस्कृत में उस राम घर जाता है का अनुवाद, जो सही अनुवाद होगा, उसे आपको वहाँ पर टिक करना होता है या गोले को काला करना होता है। तो कौन सा ऑप्शन टच करेंगे? और इसके लिए आपको प्रैक्टिस होने की ज़रूरत है, साथ में व्याकरणिक नियमों से परिचित होने की भी ज़रूरत है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। फिलहाल मैं बता देती हूँ राम घर जाता का अनुवाद क्या होगा। तो राम घर जाता यानी कि रामा, घर की संस्कृत क्या होगी? गृहम, जाता है को बोलेंगे गच्छति, क्योंकि गच्छ धातु जो गम धातु है, गम धातु के रूप चलते हैं गच्छ से। और इसका जो लट लकार का प्रयोग यहाँ पर किया गया है, क्योंकि लट लकार यानी कि वर्तमान काल, वर्तमान काल में जाता है, जाती है, खाता है, यानी जिसमें भी ता ती ते लगे होते हैं वो सभी किस में आते हैं? वर्तमान काल में। तो इस तरह से वर्तमान काल के लिए लट लकार का प्रयोग किया गया है। और गम के रूप जब हम गच्छ में लिखेंगे तो गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति ऐसे रूप चलेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर गच्छति जो है वो हो जाएगा जाता है, यानी कि राम गृहम गच्छति, ये आपका अनुवाद होगा। इस तरह से आपको सही अनुवाद पकड़ने पड़ेंगे और इसके लिए आपको व्याकरणिक नियमों का थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए। अगर आप पूरी तरह से सिलेक्शन के लिए बिल्कुल तत्पर हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन श्योर हो, तो आपको किसी भी छोटी भी चीज़ को, चाहे वो व्याकरण की क्यों ना हो, चाहे वो साहित्य से जुड़ी क्यों ना हो, चाहे वो संस्कृत साहित्य से जुड़ी क्यों ना हो, भले ही आपकी संस्कृत कमज़ोर हो, लेकिन आपको अपनी पढ़ाई को बिल्कुल भी विराम नहीं देना है। आपको वहाँ पर अपने टॉपिक को पूरी तरह से क्लियर करना है। साथ ही अगर आपको नहीं आते शब्द रूप, नहीं आते धातु रूप, नहीं आते अनुवाद के नियम, तो यहाँ पर हमारे साथ पढ़िए। हम ट्रिक के माध्यम से आपको समझाने का प्रयत्न करेंगे। साथ ही आपको बार बार इन चीज़ों से
गुजारेंगे, प्रैक्टिस करवाएंगे और आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। जहाँ तक मुझे लगता है कि मैं करवा ले जाऊँगी, अगर आप लोगों को ऐसा लगता है तो ज़रूर हमारे बैच में एडमिशन लें। तो इतना रहा हमारा सिलेबस टीजीटी का। और हिंदी टीजीटी यानी कि स्नातक जो है, प्रशिक्षित स्नातक, जिसको कि हाई स्कूल टीचर की संज्ञा भी दी जाती है, हाई स्कूल टीचर कहा जाता है। तो जैसे एलटी ग्रेड में आपका आता है, एलटी ग्रेड में भी जैसे एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें कितना हाई स्कूल लेवल का ही तो हुआ था। अगर आप जो है एलटी ग्रेड में लेक्चरर बनते तो वो 12th स्टैंडर्ड का होता, यानी कि 12th स्टैंडर्ड यानी कि पीजीटी। तो पीजीटी का सिलेबस यहाँ पर मैंने डिस्कस नहीं किया है, ये टीजीटी का सिलेबस है। आपको नेक्स्ट वीडियो में पीजीटी का सिलेबस मिल जाएगा, मैं अभी शूट करूँगी इसको और अलग वीडियो जो है आपको, जिससे वीडियो लंबी ना हो, इसी तरह से आपको प्रोवाइड करवाती हूँ अभी थोड़ी देर में। तो आप इस वीडियो के बाद पीजीटी की सिलेबस, अगर आप पीजीटी से तैयारी कर रहे हैं तो पीजीटी और टीजीटी में अंतर क्या है मैंने इसके पहले वीडियो में बता दिया। यानी कि पीजीटी जो है वो क्या है, वो है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, यानी कि आप एमए कर चुके हो और एमए के बाद अगर आप जो है मास्टर बनना चाहते हैं इंटर कॉलेज में तो आप जो है वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं बिना बीएड के। और अगर जो है आप बीएड हैं तो आप टीजीटी में अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए दोनों की योग्यता में फ़र्क इतना है कि आप जो 12th स्टैंडर्ड का जो आप यूपी बोर्ड का सिलेबस देख रहे हैं या जो है केवीएस एनवीएस की आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसमें जो सीबीएसई बोर्ड का सिलेबस देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी पड़ती है। यानी कि पीजी के लेवल के क्वेश्चन आपके पीजीटी में आते हैं और टीजीटी यानी कि ग्रेजुएशन के लेवल के क्वेश्चन आपके टीजीटी में आते हैं। आप जानते ही हैं परीक्षा में 125 क्वेश्चन पूछे आते हैं, 125 क्वेश्चन होते हैं। और ये कितने होते हैं, ये होते हैं 425 अंक के, 125 क्वेश्चन 425 अंक के। और इसके साथ ही 50 नंबर का आपका इंटरव्यू होता है और 25 नंबर का वेटेज होता है। वेटेज यानी कि अगर आपने एमएड किया है तो 10 नंबर मिलेंगे एक्स्ट्रा, अगर आपने पीएचडी की है तो 10 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे, और अगर आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवार से हैं तो भी आपको 10 अंक मिलेंगे। तो इस तरह से आपको यहाँ पर वेटेज मिलता है, यानी कि 5 नंबर जो है वो बीएड का मिलता है अगर आप बीएड हैं तो, और अगर आप जो है पीएचडी हैं तो 10 नंबर, एमएड हैं तो बीएड और एमएड दोनों का मिला करके कंबाइंड 10 नंबर मिलता है, अलग अलग 10 नंबर एमएड का नहीं मिलता। तो इतना रहा हमारे आज की वीडियो में और उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों में शेयर करें और काफ़ी लोगों को शेयर करें जिससे कि हमारे जो क्लासेस स्टार्ट होने वाली है उसमें जो है आप लोग जुड़ सकें और हमें भी पढ़ाते अच्छा लगे। क्योंकि 2 या 3 लोगों को पढ़ाने से अभी तक मेरे पास जो एडमिशन हुए हैं उसमें मैं यही कहूँगी कि हाँ संतोषजनक है। क्योंकि मैं जो है आपको स्टार्ट करवा रही हूँ अभी क्योंकि एग्ज़ाम की जो है वैकेंसी भी नहीं आई है, तो संतोषजनक है। जैसे जैसे वैकेंसी आएगी मुझे पता है एडमिशन बढ़ेंगे, आप लोग बढ़ेंगे, लेकिन आप लोग भी अपना प्रयत्न करें और अपने अपने ग्रुप में इसको शेयर करें जिससे कि लोग और भी जुड़ें। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ज़रूर मैसेज करेंगे और ज़रूर ही बैच को ज्वाइन करेंगे। और पुनः जो है नेक्स्ट जो है वीडियो आपको पीजीटी सिलेबस अगर चाहिए तो पीजीटी सिलेबस पर आपको जो है अभी वीडियो में प्रोवाइड करवाती हूँ। धन्यवाद।